बच्चों, गुड इवनिंग। पहले वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्या बताती है? ये एसआरपी के बढ़ते क्रम को और धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम को बताती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो सीरीज है उनको धातुओं में किस क्रम में रखा गया है, ये क्रम आगे आना। ये एसआरपी का बढ़ता हुआ क्रम है और धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। तो ध्यान देना, सबसे पहले इनको आप कैसे लिखोगे? लेकर बारात सर पर काना मांगे आलू। लेकर बारात सर पर काना मांगे आलू, मंजन कर फकीर कोनी संत प्रभु। ये आपका है। और इसके बाद आती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के लिए मानक अपचयन विभव एसआरपी का मान 0, और इसके बाद एसआरपी का मान यहाँ पे बढ़ता है, प्लस में आता है। तो कुल मिलाकर हम इस सीरीज में जैसे जैसे अप टू डाउन आएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो एसआरपी का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा मान है माइनस में, फिर माइनस में आता है यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा। तो हम कहेंगे कि ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? एसआरपी का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना, अप टू डाउन जाने पर एसआरपी का मान बढ़ता है। एक तो ये ध्यान रखना है। सेकंड देखोगे आप, सेकंड ध्यान रखना कि अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इन धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? घटता जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है। और तीसरी पॉइंट ध्यान रखना, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचयक क्षमता, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचयक क्षमता कम हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो यह थी आपकी सक्रियता श्रेणी, धातु तत्वों की सक्रियता श्रेणी है, और इसमें ऊपर अधिक क्रियाशील धातु है और नीचे नीचे जाओगे तो उन धातु की क्रियाशीलता घटती जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु जो होते हैं वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हो। और ये जो सजातीय सक्रियता श्रेणी है, ये इस लेसन की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको आप याद करना, और फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो जो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो ली, उससे हमने क्या क्या बातें सीखी? सबसे पहली कि सक्रियता जो श्रेणी है, जो हमारी ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातुओं को
प्रतिस्थापित कर देती है। यानी सक्रियता श्रेणी में जो धातु ऊपर आती है वो नीचे वाली धातुओं को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर सकती है, यानी हटा सकती है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें इस सक्रियता श्रेणी में देखने को मिली। सेकंड बात करते हैं कि सीएससी में जो ऊपर धातुएं होती है उनका एनोड बनाते हैं और नीचे जो धातुएं होती है उनको कैथोड बनाते हैं। तो ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रॉन केमिकल सीरीज। ईसीएस में ऊपर वाली धातु का एनोड तथा नीचे स्थित धातु का कैथोड बनाते हैं। जब भी हमें कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना होता है तो इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातु जो होती है उसको एनोड बनाते हैं और नीचे स्थित जो धातु होती है उसको हम कैथोड के रूप में लिखते हैं। तीसरी चीज हमने सीखी है कि अपचायक क्षमता जो होती है वो एसआरपी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अपचायक क्षमता वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव की। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे मानक अपचयन विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाता है। यानी पहले माइनस में था फिर पॉजिटिव पर, तो अपचायक विभव एसआरपी बढ़ेगा तो अपचायक विभव घटेगा। ऐसे ही बात करते हैं धातुओं की क्रियाशीलता। तो धातुओं की क्रियाशीलता भी एसआरपी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्रियाशीलता की बात करें, क्रियाशीलता भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसआरपी की। जैसे जैसे एसआरपी बढ़ेगा वैसे क्रियाशीलता घटेगी। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि वहां पे एसआरपी बढ़ता है। एसआरपी का मतलब फिर बता रहा हूं, मानक अपचयन विभव। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। देखो अपन बात करते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं अपन, जलीय विलयन में रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना। हमारा हेडिंग है जलीय विलयन में रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना। ध्यान से देखना इसको। अगर जलीय विलयन में कोई रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया के लिए ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है, अगर ई नॉट सेल क्या आता है, पॉजिटिव, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो डेल्टा जी नॉट इसकल टू हम जानते हैं -NF ई नॉट सेल होता है। अगर इस वैल्यू को समीकरण 2 में रख दें, यदि ई नॉट सेल का मान समीकरण 2 में रखें पर,
तो अगर ई नॉट सेल वैल्यू पॉजिटिव है तो ये माइनस द टोटल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ई नॉट सेल का मान अगर 2 में रखते हैं तो डेल्टा जी नॉट इजकल टू नेगेटिव, माइनस में आता है, अर्थात डेल्टा जी नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो अभिक्रिया क्या होती है, स्वतः प्रवर्तित होती है। यदि डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक हो तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में लगाना कि अगर कोई जलीय विलयन में रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है और उस रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए ई नॉट सेल पॉजिटिव है, तो ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, अर्थात ये अभिक्रिया होगी। तो ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। डेल्टा ई नॉट सेल पॉजिटिव, लेकिन डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव आता है तो अभिक्रिया क्या होता है, स्वतः प्रवर्तित होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल लेके आए जो दिखने में काफी बड़ा है, और लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कुछ अभिक्रियाओं के लिए मानक अपचयन विभव ई नॉट रिडक्शन इस प्रकार से है। तो आपको कुछ अभिक्रियाएं दे रखी है और इन सब के लिए एसआरटी की वैल्यू दे रखी है। अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का मान इसमें दे रखा है। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या I2 KCl में Cl2 को प्रतिस्थापित करेगा या नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि KCl I2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो 2KI प्लस यहाँ पे 2 ले लो Cl2, तो क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो इस रिएक्शन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है Cl माइनस, और ये Cl माइनस किस में चेंज हो रहा है, Cl2 में। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ऑक्सीकरण अंक यहाँ माइनस है, यहाँ पे 0, तो माइनस से 0 का मतलब ऑक्सीकरण बड़ा है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे I2 इसमें बढ़ रहा है, यानी ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, और इसका माइनस I में बदल रहा है, ये माइनस I। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण माइनस, तो 0 से माइनस में जा रहा है, यानी कमी आ रही है। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी का मतलब हो गया अपचयन। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला अपन को याद है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, या फिर लिख सकते हैं ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है, Cl माइनस से क्या जा रहा है, Cl2, तो आप लिख सकते हो Cl माइनस 2 Cl2 प्लस ई रिडक्शन चेक करो, रिडक्शन किसका हो रहा है, I2 से I में हो रहा है। तो इसका मतलब रिडक्शन का मतलब ई नॉट I2 से किस में जा रहा है, I माइनस में। ठीक है। तो अब आप वैल्यू चेक कर सकते हो, ई नॉट सेल बराबर, अब वैल्यू देखो, ऑक्सीकरण विभव दे रखा है Cl माइनस से Cl2, भैया यहां पे आपको दिया हुआ है
Cl2 से Cl माइनस, जबकि हमें क्या चाहिए, Cl माइनस से Cl2, यानी कि हम इस साइन को चेंज कर सकते हैं, इस साइन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हो ये वैल्यू -1.36 वोल्ट प्लस I2 से माइनस आई में जा रहा है, तो वैल्यू चेक करो, ये I2 से माइनस आई में जा रहा है, ये वैल्यू आपको दी है, ऐसा दे रखा है, तो आप ये वैल्यू लिख सकते हो 0.54। अगर इस टोटल वैल्यू को अपन निकालें ई नॉट सेल, तो देखो 6 में से 4 को घटाओगे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यानी कि 13 में से 5 गए तो 8.0। ये जो वैल्यू आई आपकी किस में आई, माइनस में। तो यहाँ पे ई नॉट सेल कैसा है, माइनस में, तो आप लिख सकते हो कि ई नॉट सेल ऋणात्मक है, अतः अगर ई सेल ऋणात्मक है तो डेल्टा जी नोट कैसा हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं होगी, ऋणात्मक है, अतः अभिक्रिया नहीं होती है। तो यह हम इसके द्वारा बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि I2 KCl में Cl2 को प्रतिस्थापित करेगा या नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इस डाटा के द्वारा हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ओके, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, FeCl2 व SnCl2 के मध्य रिएक्शन होगी या नहीं। आपको ध्यान रखना है, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर ऋणात्मक आई तो अभिक्रिया नहीं होगी, और ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आता है तो अभिक्रिया होगी। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, FeCl2 SnCl2 के मध्य रिएक्शन होगी या नहीं। तो ये दोनों रिएक्शन कौन कौन है, एक बार बोर्ड पे लिखते हैं अपन। FeCl3 रिएक्ट करेगा SnCl2। भैया रिएक्शन तो हो गई, लेकिन बनेगा क्या, तो देखो Fe किस में जा रहा है, +3 से +2 में जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया यह बनेगा FeCl2। तो देखो यहाँ पे चेक कर लेना, Fe +3 है, यहाँ पे Sn4 है, तो रिएक्शन में ये जा रहा है Fe2 में, ठीक है। इसी प्रकार देखो Sn किस में जा रहा है, Sn4 से 2 में, Sn4 से 2 में जा रहा है, इसका मतलब हो गया यह बना सकते हो SnCl2 है हमारे पास, सॉरी SnCl2 है, इसको भेजना है Sn4 में, तो आप लिख सकते हो Sn प्लस Sn4। तो यहां पे Sn क्या है, +4, ठीक है, Sn +4। तो आप एक चेक कर सकते हो इसमें, किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ। ये देखो Fe3 से जा रहा है Fe2, यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या आई, कमी, ऑक्सीकरण अंक में कमी आई, तो यहां क्या हो रहा है, अपचयन। टू बी क्लियर, नेक्स्ट यहां चेक करो, यहां पे ऑक्सीकरण अंक Sn2 से जा रहा है 4, ऑक्सीकरण अंक में बढ़ा है, तो आपका हुआ यहां पे ऑक्सीकरण। टू बी क्लियर। अब आपको एक सूत्र बताया था ई नॉट सेल का, वो सूत्र यहाँ पे पुटअप करना है। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। तो भैया आगे बढ़ाते हैं इसको, ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की जगह क्या लिख सकते हो आप, ई नॉट ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Sn+2 से Sn+2 से Sn+4, क्लियर, प्लस
रिडक्शन किसका हो रहा है भाई? रिडक्शन देखो Fe3 से Fe2, तो रिडक्शन हो गया E नॉट Fe+3 Fe+2, ये हो गया ऑक्स अपचेन, ये आपका अपचेन हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका SRP और ये है आपका SOP। ये है मानक ऑक्सीकरण विभव और वो है मानक अपचयन विभव। चलो अब हम देखते हैं इस सारणी में अपन को जो SRP वैल्यू दे रखी है SN2 से SN4, तो भैया यहां पे दे रखा है SN4 से SN2। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, तो SRP दे रखा है, जबकि हमें चाहिए क्या? SOP। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको माइनस में कर देनी है, तो बराबर E नॉट सेल बराबर -0.15, क्लियर, प्लस अब ये देखो अपचेन SRP Fe के लिए चेक करो, SRP Fe के लिए +2 से इस पे जा रहा है, तो ये SRP दे रखा है, तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो 0.76 वोल्ट। टोटल वैल्यू निकालो E नॉट सेल, यानी ये वैल्यू प्लस में आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी? प्लस में, यानी 6 में से 5 गया तो 1 और 7 में से 1 गया तो 6.0, ये आई वैल्यू प्लस में। तो यहां पे E नॉट सेल क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस में। अगर माइनस में आती है तो ये अभिक्रिया होगी, तो कह सकते हैं ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, तो आपको देख लेना है। E नॉट से प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ये अभिक्रिया होगी, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। यहां E नॉट सेल धनात्मक है, अतः ये अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और आप कोशिश करना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और इसलिए आप SRP वैल्यू SOP वैल्यू इनको अच्छे से देखना, नोट करना, कैसे इनको पुटअप करना, और ये फॉर्मूला विशेष याद रखना। SRP वैल्यू दी हुई हो और आप इसको चेंज करना चाहो SOP पे, तो आप क्या कर सकते हो? वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। थैंक यू वेरी मच।